माँ, आज फिर कॉलेज में मेरा मजाक बना। सारे लड़के लड़कियाँ मुझ पर बहुत हंसे। मुझे कॉलेज नहीं जाना माँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। मेरा नाम राज है और मैं अक्सर ही हार टंगी मेरी माँ की तस्वीर से बातें करता हूँ। मेरी ज़िंदगी कीचड़ से भी बदतर है। हर रोज़ कॉलेज में मुझे लड़के तंग करते हैं, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसे सारी बात बताने पर मेरा मन कुछ हल्का होता है और मैं सो पाता हूँ। आज मैं खाना खाकर सोया और करीबन रात के 12 बजे एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैं आँख मसलते हुए उठकर बिस्तर पर बैठा और ध्यान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि वो आवाज़ मेरे बाथरूम से आ रही थी। घबराहट तो होनी ही थी ना, क्योंकि मेरे घर में मैं अकेला ही रहता था। मैं अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और दबे दबे कदमों से बाथरूम की ओर चला। मैं जैसे जैसे बाथरूम के नज़दीक पहुंच रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। मैं बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के पास रखा बैट हाथ में लिया और दरवाजे को एक झटके से खोलकर पीछे हटा तो पाया कॉलेज में मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सैम बाथरूम में खड़ा लाइट स्विच ऑन ऑफ कर रहा था। उसके लाइट ऑन करने के साथ ही बाथरूम में रोशनी हो रही थी और ऑफ करते ही अंधेरा। उसकी आंखों में मेरी आंखें मिलते ही उसने लाइट स्विच ऑन पर ही रोकी और सैम मेरी तरफ देखता देखता ही मुस्कुराया और बोला, चल बे लल्लू, बाहर निकल, आज से तेरा घर मेरा है। वैसे तो मैं सैम से अक्सर डर जाता था, लेकिन कोई मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाले ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं एकदम दौड़ के बाथरूम में घुसा और दे मारा बैट सैम के सर पर। बैट लगते ही वो नीचे गिरा और इतने में मेरा मन नहीं भरा तो मैं चढ़ गया उस पर और उसके चेहरे पर जोर जोर से घुसे मारने लगा, लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस जोर जोर से हंसे जा रहा था। लल्लू राम को मारना भी नहीं आता। मैं घुसे मार ही रहा था कि सैम ने पास पड़ा बैट उठाकर मेरे सर पर मारा और उसी के साथ मेरी आंख खुली। मैं सपना देख रहा था, लेकिन मैं सोया तो अपने बिस्तर पर था, लेकिन उठा जब अपने बाथरूम में उसी जगह पड़ा था जहां सैम को मैं सपने में पीट रहा था। खैर, मैं उठकर वापस बिस्तर पर लेटकर सो गया। सुबह उठकर नहा धोकर मैं कॉलेज गया। कॉलेज पहुंचकर मैं क्लासरूम की तरफ ही जा रहा था तो मुझे सामने सैम खड़ा दिखाई दिया, जिसके चेहरे और सर पर पट्टियां बंधी हुई थी। और सैम अपनी दोस्त अनु से कह रहा था कि मुझे नहीं पता मुझे कैसे चोट लगी। मैं सुबह उठा तो मुझे ये सारी चोटें लगी हुई थी। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ सैम? तो मुझे हमेशा चिढ़ाने वाला सैम उस दिन पहली बार घबराया और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चोट लगी है। और इतना कहकर वो मुझसे दूर गया और तभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, तू खुश तो है ना? ये आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए तो मेरे कदम लड़खड़ाए, लेकिन सब कुछ भुलाकर मैं क्लास में चला गया। घर आने के बाद ये बात मैंने अपनी माँ को बताई और दिन भर का अपना रूटीन ख़त्म करके रात में खाना खाकर मैं सोया और एक बार फिर एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। उठकर बिस्तर पर बैठा तो पाया दरवाज़े पर कोई नॉक कर रहा था। मैंने रूम की लाइट जलाई और जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे से 20 कदम दूर रॉकी खड़ा था। रॉकी वही लड़का था जो स्कूल में मुझे 12 साल तंग कर चुका था, लेकिन उसे यहाँ देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। तभी रॉकी मेरी तरफ बढ़ा और मुझे धक्का देकर घर के अंदर घुसा।
उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा रॉकी अंदर जाकर मेरे बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। मुझसे अब और उसकी बदतमीजी सहन होने वाली नहीं थी। मैं गया सीधा किचन में और चाकू उठाकर रॉकी के ऊपर बैठा और अपने एक हाथ से उसका मुंह दबाकर उसकी गर्दन काट डाली। उसी के साथ मेरी आंख खुली। कुछ देर लगी मुझे समझने में कि ये सब सपना था। मैं अपने बिस्तर से उठा और न जाने क्यों आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ तो देखा मेरे चेहरे और मेरे हाथों पर खून लगा था। मैं कुछ समझता उससे पहले ही मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन टोन बजी। मैंने जाकर फ़ोन उठाया तो स्कूल के पुराने ग्रुप में एक मैसेज आया, समवन किल्स रॉकी। और मैसेज पढ़ते के साथ ही एक बार फिर मेरे कान में वही आवाज़ पड़ी, तू खुश तो है ना। और सच में मैं बहुत खुश था। मैं पहली बार मैं ज़िंदगी में इतना सुकून महसूस कर रहा था। उस रात मैं सुकून की नींद सोया। अगले दिन कॉलेज में स्कूल के रॉकी की ही बातें हो रही थी कि कैसे रॉकी अपने बिस्तर पर मरा पड़ा मिला। रॉकी की मौत का जिक्र हर किसी के मुंह से सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। घर जाकर मैंने दूसरी बार अपनी माँ से बिना रोए बात की कि कैसे मेरे सपने में मैंने रॉकी को मारा और उसी वक्त वो असल में भी मारा गया। कई ख्वाबों को अपने मन में दबाकर उस रात मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक मुझे नींद ही नहीं आई। लेकिन मुझे अभी बस एक और नींद चाहिए थी। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे नींद आई और सपना शुरू हुआ तो मुझे मेरे सामने वाले कमरे से किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं उठकर दबे पाँव से उस कमरे तक पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा चाचा खड़ा था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा देख मेरा खून खोल गया। मैंने दरवाजे के पास पड़ी लोहे की रोड उठाई और दे मारी उस कमीने के सर पर। वो चिल्लाया, लेकिन मुझे अभी उसकी और चीखें सुननी थी। मैं जैसे ही उसे दोबारा रोड मारने ही वाला था, वो कमरे से निकलकर भागा। लेकिन आज मैं उसे कैसे भागने देता। मैंने उसे बेडरूम में ही दबोचा, नीचे गिराया और लोहे के रोड से उसे मारता गया। वो चिल्लाता गया। उसकी चीखों से मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन इतने में मेरा मन नहीं भरा। मैं किचन में गया, वहाँ से चाकू उठाया और चढ़ गया उस पर। उसके चेहरे पर अब भी अपने भाई के इकलौते लड़के के लिए प्यार नहीं था। मैंने चाकू अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन में गाड़ दिया और सीने तक चीर डाला। उसकी वो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चीख से मेरी आँख खुली और मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी। तू कुछ तो है ना। जब मैं 6 साल का था तब एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मेरी परवरिश करने वाली केवल मेरी माँ ही थी, लेकिन मेरा चाचा मेरी माँ को और मुझे चैन से जीने नहीं देता था। उसने एक दिन नशे में मेरी माँ के साथ वो किया जिसके साथ उस बेचारी ने जीना ठीक नहीं समझा और अपनी जान लेने की कोशिश की। माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मेरी माँ मरना ही चाहती थी। इसलिए मैंने मेरी माँ का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और उसके कान में कहा, तू खुश तो है ना। मेरा नाम पिंकू है और आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 12 साल का था। वो रात अमावस की रात थी और आज भी वो किस्सा याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उस समय हम लोग अपने गांव में रहते थे जो राजस्थान में है। मुझे उस रात हल्का सा बुखार था
तो दोपहर में ही माँ ने मुझे दवाई देकर सुला दिया था। मैं उठा तब रात के 8:30 बज चुके थे। पिताजी भी तब तक घर नहीं आए थे। अक्सर वो इससे पहले ही घर आ जाते थे। खैर, एक खुशबू से पूरा घर महक रहा था। शायद माँ रसोई में कुछ मीठा बना रही थी। मैं उठकर रसोई में गया तो देखा माँ ने बेसन के लड्डू बनाए थे। मैंने माँ से बिना पूछे ही एक लड्डू थाल से उठाया, लेकिन माँ ने मेरे हाथ से लड्डू छीन कर कहा, ये तेरे लिए नहीं है। मैं मुंह फुलाकर वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और तभी पिताजी भी घर आ गए। अक्सर आते ही वो कुछ देर मुझसे प्यार से बातें करते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अनोखी सी चिंता झलक रही थी। हाथ मुंह धोकर वो कुर्सी पर ऐसे बैठे जैसे उन्हें किसी का इंतज़ार हो। मैंने पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, तू सो जा। लेकिन मैं पिताजी की ओर ही देख रहा था। ठंड की उस रात में भी उनके माथे पर पसीना था। शायद जो उनके चेहरे पर दिख रही थी, उन्हें उससे भी ज़्यादा कुछ चिंता सता रही थी। थोड़ी देर बाद माँ रसोई से बाहर निकल कर आई और उनके हाथ में 2 थाली थी और दोनों थाली लाल कपड़े से ढकी हुई थी। एक थाली में कपड़े के बने आकार से पता लग रहा था कि उस थाली में लड्डू थे। दूसरी थाली में क्या था ये मैं जान नहीं पाया था। पिताजी वो दोनों थाली लेकर घर से बाहर निकल गए। माँ दरवाजे पर खड़ी ही काफ़ी देर तक उन्हें ही देख रही थी। मैंने माँ से पूछा कि पिताजी कहाँ गए हैं, तो माँ ने मुझसे गुस्से में कहा, चुपचाप सो जा। लेकिन माँ पिताजी को चिंता में देख मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो काम में व्यस्त हो गई। करीबन 1 घंटा बीत चुका था। पिताजी अब तक वापस नहीं आए थे। अपने बिस्तर पर लेटा मैं दरवाजे को ही निहार रहा था कि तभी अंदर से माँ आई और दरवाज़ा खोला और खोलते ही वो एकदम स्तब्ध खड़ी हो गई। माँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, मानो दरवाजे के बाहर उसने कुछ भयानक देख लिया हो। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो ऐसे सांस लेने लगी मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। मैं भी माँ को ऐसे देख घबरा चुका था। माँ तभी सीधा रसोई में चली गई और मैं तभी बिस्तर से उठा ये देखने के लिए कि माँ ने बाहर क्या देखा। मैं धीरे से दरवाजे तक पहुँचा और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा, तभी पीछे से मेरे कंधे पर एक हाथ आया और उसी हाथ के साथ पैरों से लेकर मेरे सर तक एक सिरहन सी दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे गुस्से भरे चेहरे के साथ माँ खड़ी थी। माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और वापस बिस्तर पर सुलाकर मेरा मुंह चादर से ढक दिया और खुद एक बार फिर रसोई में चली गई। चादर आंखों से थोड़ा नीचे करके मैं दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। माँ को शायद लग रहा था कि मैं सो चुका था। माँ हाथ में एक लाल रंग की पोटली लिए घर से बाहर निकली। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलना चाहा तो पाया माँ ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं खिड़की पर गया और देखा कि माँ सीधी गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर पर लगे एक बरगद के पेड़ के नीचे से माँ गुजरी तो मैंने देखा एक और औरत उसके पीछे पीछे पेड़ के नीचे से चलने लगी। मैं खिड़की से कूदा और मैं छिपता छिपाता उन दोनों के पीछे हो लिया। शायद माँ को नहीं पता था कि उसके पीछे एक और औरत है। चलते चलते हम तीनों गांव से बाहर आ चुके थे। मैंने माँ के पीछे चल रही उस औरत को पता नहीं चलने दिया था कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। मैं उससे 50 कदम ही दूर रहा होऊंगा कि मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे, ठीक वैसे ही जैसे अक्सर माँ मुझे कहानियों में भूतों के पैर बताती थी। मैं काफ़ी डर गया था। उसके बालों में भी कीड़े रेंग रहे थे। मेरा गला डर के मारे सूखे जा रहा था। माँ शमशान के दरवाजे पर रुकी और वो औरत भी वहीं रुक गई। माँ ने शमशान के गेट पर वो लाल पोटली छोड़ी और हाथ जोड़कर कुछ कहा। मैं माँ से थोड़ा दूर था इसलिए ठीक से सुन नहीं पाया, मगर शायद माँ ने कहा था
कि मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर गर्दन नीचे करके माँ उधर से मुड़ी, वापस चलने लगी। गर्दन झुकाए उसने उस बीच में खड़ी उस उल्टे पैरों वाली औरत को पार किया और उसे पार करते ही माँ ने गर्दन उठाई और मुझे देखा, और मुझे देखते ही वो अपनी जगह पर रुककर बड़ी बड़ी आँखों से मुझे देखने लगी। उस औरत ने भी चेहरा घुमाया और तब पहली बार मैंने उस औरत का चेहरा देखा। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मेरा कलेजा फटने को हो गया। वो औरत मेरी तरफ देखकर एक भयानक हंसी हंसने लगी। पहले माँ और फिर वो औरत मेरी तरफ भागी। माँ ने मुझे उठाकर भागना शुरू किया और वो औरत लंगड़ाती हुई अपनी लंबी जीभ से राल टपकाती हुई हमारे पीछे भाग रही थी। माँ दौड़ती दौड़ती जय हनुमान का जाप कर रही थी। मेरा चेहरा माँ के कंधे पर था। मैं उस औरत का भयानक चेहरा उस अमावस की रात साफ साफ देख पा रहा था। शायद उस औरत को मैं चाहिए था। माँ बिना रुके बस दौड़ती रही। घर के पास का वो बरगद का पेड़ पार करते ही वो औरत वहीं रुक गई। वो वहीं खड़ी खड़ी मेरी तरफ हाथ से अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी। माँ ने घर पहुंचकर मुझे गोद से उतार कर तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ की सांसें बिल्कुल फूल चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। वो पिताजी की आवाज़ थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने की बजाय माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, बाहर पिताजी नहीं है, कोई और है। माँ मुझे लेकर घर के बिल्कुल आखिरी में जाकर दीवार के ऊपर से चाचा को आवाज़ लगाने लगी। चाचा दीवार कूदकर तुरंत आ गए। माँ ने चाचा से बस इतना ही कहा कि तुम्हारे भैया वहीं फंस गए हैं, क्योंकि मैं थाली में चावल डालना भूल गई थी। चाचा ने तुरंत 10-12 लोगों को बुलाया और वे लोग हाथ में लाठी लिए उसी शमशान की ओर गए और करीबन 2 घंटे के बाद पिताजी को उठा कर लाए। पिताजी बेहोश थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मेरे चाचा ने ही मुझे बताया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी मौसी थी। मौसी काला जादू करती थी और शमशान के बगल वाले ही टूटे फूटे घर में रहती थी। उसने मारण प्रयोग करके अपने ही पति की जान ली थी। मारण प्रयोग होता है जिसमें प्रेत शक्तियों को किसी को मारने के लिए उकसाया जाता है। मौसी को बच्चे बहुत पसंद थे मतलब वो बच्चों पर अपना काला जादू प्रयोग करना चाहती थी। लेकिन एक बार उसका प्रयोग उस पर उल्टा पड़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन वो मेरी माँ को सपने में दिखाई देती थी और माँ से बेसन के लड्डू, साड़ी, सिंदूर और चावल मांगती थी। इसी वजह से माँ अक्सर बीमार रहती थी। एक तांत्रिक के कहने पर माँ मौसी के लिए हर अमावस की रात ये सब रखवाती थी। उस दिन माँ चावल रखना भूल गई थी, इसीलिए पिताजी पर मौसी ने हमला कर दिया था और वो बेहोश हो गए थे। मेरे चाचा जब 10-12 लोगों को लेकर निकले तब पहले उसी तांत्रिक से इसका इलाज पूछा। चूँकि मौसी को दफनाया गया था, इसलिए तांत्रिक ने कहा कि शमशान से उसकी कब्र खोदकर उसमें आग लगा दो, और उन्होंने ऐसा ही किया और पिताजी को वापस लाए। मेरा नाम विक्रम है और इस वैलेंटाइंस डे पर मेरी मौत होने वाली है। अपना एक हाथ और एक पैर पिछले 2 साल के वैलेंटाइंस डे पर मैं खुद काट चुका हूँ और इस बार शायद मैं अपना गला काटने वाला हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब 3 साल पहले मैं सोच रहा था कि आज तो मैं नरगिस से अपने दिल की बात बोल कर रहूँगा। नरगिस मेरे साथ पढ़ने वाली मेरे बैच की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मुझे यकीन था कि वो भी मुझे पसंद करती है। उस दिन नरगिस का जन्मदिन था और उसने मुझे स्पेशल इनविटेशन दिया था। उसके जन्मदिन से अच्छा मौका उसे प्रपोज करने का मुझे मिलने वाला नहीं था। मैं घर से बन ठन के नरगिस के घर पहुंचा। कॉलेज के काफ़ी दोस्त भी वहां मौजूद थे और उन सब के सामने मैंने नरगिस को सीधा शादी के लिए प्रपोज किया और नरगिस को भी शायद इसी लम्हे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। उसने मेरा प्रपोज़ल बिना सोचे समझे ही एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल गया था। खुशी खुशी हम सब ने नरगिस का जन्मदिन मनाया। मैं घर आया तब भी मेरे ख्यालों में नरगिस ही थी।
और शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन वो खुशी एक भयानक दुख में तब्दील होने वाली थी। उस रात से ही मेरी ज़िंदगी का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। बिस्तर पर लेटकर मैंने नरगिस को फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि अचानक ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे नरगिस की चिंता हुई क्योंकि वो अकेली रहती थी। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और निकल पड़ा नरगिस के घर के लिए। नरगिस को मैंने कॉल पर ही रखा। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि उसको किसी भयंकर दर्द ने जकड़ रखा है। वो इतना दर्द महसूस कर रही थी कि केवल उसकी आवाज़ सुनकर ही मेरे पसीने छूट चुके थे। मैं नरगिस के घर से 50 या 100 मीटर ही दूर था कि तभी अचानक फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। घर पहुंचने ही वाला था, इसलिए मैंने दोबारा नरगिस को कॉल नहीं लगाई। मैं नरगिस के घर पहुंचा और दौड़कर दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो मुझे एक गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ नरगिस की ही थी। आवाज़ का पीछा किया तो पाया नरगिस किचन में बर्तन साफ करती करती गुनगुना रही थी, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने पुकारा, नरगिस। नरगिस ने नल बंद किया और मेरी तरफ पलटी और उसने मुझसे पूछा, अरे विक्रम, तुम कब आई? मैंने कहा, तुमने ही तो कहा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं तो तुम्हें देखने आया था। नरगिस ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है? मैंने कहा, अभी तो तुमने कॉल पर बताया। अपनी बात ही कब हुई विक्रम? इस बार नरगिस ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। मैंने तुरंत जेब से फ़ोन निकाला नरगिस को कॉल डिटेल दिखाने के लिए, और जैसे ही मैंने फ़ोन का डायलर खोला तो पाया कॉल हिस्ट्री में नरगिस के साथ मेरी कोई कॉल नहीं थी। नरगिस मेरा सफ़ेद पड़ चुका चेहरा देखकर हंसी। नरगिस ने मुझे खाना खिलाया और रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए वहीं रुकने के लिए कहा। मैंने भी उस रात नरगिस के घर रहना ही ठीक समझा। नरगिस से बातें करते करते मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे नींद आए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीने पर आकर कोई बैठा। मैं ना तो हिल पा रहा था और न ही आंखें खोल पा रहा था, लेकिन मुझे साफ समझ आ रहा था कि किसी ने अपने दोनों हाथ मेरे गले पर रखे और मेरे कान में एक आवाज़ पड़ी, नरगिस का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। और तभी मेरे गले पर उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। कुछ देर में ही मेरी सांसें दम तोड़ने ही वाली थी कि तभी वो पकड़ मेरे गले से हटी और मैं उठा। मेरे खांसने की आवाज़ से नरगिस की भी आँख खुली। मैंने उसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी और दूसरे ही पल चिंता भरे भाव से उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ विक्रम? मैंने सिर्फ इतना ही कहा, कुछ नहीं, और सीधा खड़ा होकर नरगिस को बिना बताए ही मैं अपने घर वापस आ गया। लेकिन उसके कई दिन बाद तक भी हर रात मुझे नींद में महसूस होता था कि मेरा गला कोई दबा रहा है। वो सब इतना भयानक होता था कि मैं नींद से डरने लगा था। इस प्रॉब्लम की वजह से मैं नरगिस से भी नहीं मिल पाता था। दिन बीते। उस दिन 14 फरवरी थी और नरगिस मुझसे मिलने की बहुत ज़िद करने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन रात के 10 बजे मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई। उठकर दरवाज़ा खोला तो दुल्हन की तरह सजी मेरे सामने मेरी नरगिस खड़ी थी। मैं अपने दुख के सैलाब को रोक नहीं पाया और नरगिस को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी नरगिस ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि मैं घर के अंदर काफ़ी दूर तक घसीट कर गिरा। दर्द में कर्राता हुआ मैं नरगिस की तरफ ही देख रहा था। नरगिस अंदर आई और दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। नरगिस का चेहरा गुस्से से भरा था और उसकी आंखों का रंग खून सा लाल था। उसने मुझसे कहा, तूने छुआ कैसे नरगिस को? तब पहली बार नरगिस में मुझे वो दिखी जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था, जिसकी वजह से नरगिस ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा था। नीलम कॉलेज टाइम में नरगिस की सबसे अच्छी दोस्त थी।
अंदर ही अंदर नीलम नरगिस से बेशुमार प्यार करती थी, लेकिन वो जानती थी हमारा समाज उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए नीलम ने सोचा कि पढ़ लिख कर वो और नरगिस किसी दूसरे देश में सेटल हो जाएंगे। लेकिन नरगिस ने नीलम के प्रपोज़ल को स्वीकार नहीं किया। लेकिन नीलम शायद नरगिस के लिए कोई भी हद पार कर सकती थी, और कुछ ही दिन बाद नीलम ने फांसी लटक कर अपनी जान दे दी। उस रात मुझे समझ आया कि मैं क्यों नहीं सो पाता था, क्योंकि जिसने जिस चीज़ के लिए अपनी नींद तो नींद बल्कि अपनी जान तक दी हो, वो मुझे सिर्फ इसीलिए मिल गई थी क्योंकि मैं लड़का था। शायद नरगिस के लिए नीलम का प्यार मुझसे कहीं ज़्यादा था। उस रात मुझे धक्का मारकर नरगिस धीरे धीरे मुस्कुराती हुई मुझ तक पहुंची। उसके चेहरे में नीलम के चेहरे की झलक मैं साफ साफ देख पा रहा था। नरगिस ने मेरे बाल पकड़े और ज़ोर से मेरा सर पटक कर टेबल पर मारा, और उसी के साथ मैं बेहोश हो गया। और मुझे होश आया तो मैं अपने किचन में पड़ा था और मेरे दाएं हाथ में चाकू था। मेरा बायां हाथ आधा कटा हुआ मेरे सीने पर पड़ा था। मेरा कसूर था कि मैंने प्यार किया था, और उससे भी बड़ा एक कसूर ये भी था कि मैंने उस रात नरगिस को छुआ था। 1 साल तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। नरगिस को उस रात छूने की सज़ा मुझे हर रोज़ मिलती है। अगले वैलेंटाइंस डे पर मैंने एक सपना देखा कि मैं पानी में तैर रहा था और मेरे पीछे एक मगरमच्छ पड़ा था जिसके दांत आरी जैसे थे। उसने मुझे पकड़ा और मेरा पैर अपनी आरी से दांतों में इस तरह चबाया कि एक झटके से ही मेरा पैर मेरी टांग से अलग हुआ और मेरी नींद टूटी। मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर नहीं था, बल्कि अपने गैराज में था। मेरे एक हाथ में आरी थी और मेरा एक पैर कटा पड़ा था। मैं नरगिस को भुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार उसका नाम भी याद आता है तो मेरे साथ कुछ न कुछ ज़रूर होता है। मैंने प्यार करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। आज तीसरा वैलेंटाइंस डे है। रात के 10 बज चुके हैं। दीवार के आर पार निकलकर नीलम मेरे बेडरूम में आ चुकी है। उसके एक हाथ में चाकू है और मेरे हाथ में भी एक चाकू है। नीलम ने मुस्कुराते हुए चाकू अपनी गर्दन पर रखा। मैंने भी चाकू अपनी गर्दन पर रखा। नीलम ने चाकू से अपनी आधी गर्दन काट दी और मैंने भी।